बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के मंजरनामे पर एक और हलचल और सनसनी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज का मरासला भी जारी कर दिया है। वह एहतजाज करने जा रही है। इन तमाम चीज़ों में एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि एक सवालिया निशान बन गया है कानून के ऊपर, जो इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को अपने साथ मिलाया और फवाद चौधरी को रात गए गिरफ्तार किया। ये एक सवालिया निशान और एक दरख्वास्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो भेजी, दायर की। उसके ऊपर समाअत हुई और उसके ऊपर समाअत के बाद फवाद चौधरी को तलब करने का कहा गया, जिसके बाद ये कहा गया कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त जो है निकल चुके हैं, उनको राहदारी रिमांड मिल चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने राहदारी रिमांड लिया था मजिस्ट्रेट से और ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो हाई कोर्ट है उसने ये हुक्म जारी किया है कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए ताकि हम मामले की गहराई को जान सकें। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये जो है ये भी एक सवालिया निशान है। बल्कि कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज़ादी इजहार राय की भी बात आती है और लोग इस बात का हवाला बनाकर कुछ ऐसी बातें भी कर देते हैं जो इंटिमिडेट करती हैं हुकूमती इदारों के ऊपर, कानूनी इदारों के ऊपर, जो कि कतई तौर पर उसके ऊपर गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर सजाएं भी हैं। फवाद चौधरी को आज सुबह 5:30 बजे घर के बाहर से उठाया गया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की शिकायत पर इस्लामाबाद के कौसार थाने में एफआईआर में फवाद चौधरी के टीवी इंटरव्यू और बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुंशी की हो गई है। निगरान हुकूमत में जो लोग शामिल किए जा रहे हैं सज़ा होने तक इनका पीछा करेंगे और हुकूमत में शामिल लोगों को घर तक छोड़ के आएंगे। इस तमाम स्टेटमेंट के बाद फवाद चौधरी के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 153A गिरोह के दरमियान दुश्मनी का है, 124 और 505 और 506 के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई, उसके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये अदालती जुरिस्डिक्शन का भी मामला है कि इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर आकर गिरफ्तार किया तो क्या आईजी केल में था, या अगर गिरफ्तार किया पंजाब में तो पंजाब के आईजी केल में था या नहीं। एक आइनी और कानूनी सवालात भी इस तमाम वाक़े से पैदा हो चुके हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए नासिर अजीम खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, क्या कहते हैं ये अदालती जुरिस्डिक्शन के मामले के ऊपर? जी सर। सर, अदालती जुरिस्डिक्शन के मामले के ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका, आपके चैनल का। जो आज का सारा मामला चल रहा है फवाद चौधरी साहब के हवाले से, फिर उसके बाद फराज चौधरी इनके भाई को जेएमसी में गिरफ्तार किया गया, तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके फोरम से और आपके चैनल के थ्रू इस सारे मामले को, क्योंकि मैं हमेशा चैनल्स पे जब भी बात करता हूँ मीडिया पे तो न्यूट्रल राय देता हूँ। मेरा किसी जमात से, किसी भी सियासत से ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी बात करूँ तो अवाम की तर्जुमानी करूँ। अब बात ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को मैं कंडेम करूंगा और पुरजोर कंडेम करूंगा कि ये ज्यादती है कि एक इलेक्शन कमीशन जो इदारा है वो अब पार्टी बन जाए किसी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ या पोलिटिकल पार्टी के एक रहनुमा, जो अहम रहनुमा उनके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। लेकिन सर, कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता ना कि आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं, इदारों के ऊपर इस तरह के इल्जामात कसें, उनको धमकियां लगाएं। कानून भी तो इजाजत नहीं देता ना ऐसी। देखें, आप अपनी जगह भी वजह फरमा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक बात आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की करें तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टी बन सकते हैं इस तरह के मामला में। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ने पर्चे करवाने शुरू कर दिए लोगों पे और सियासी कारकुनों पे और सियासी पोलिटिकल पार्टी पे, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेगा। इलेक्शन कमीशन ने आगे इलेक्शन करवाने हैं, क्या वो बाइस्ड हो चुके हैं किसी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ? मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर फवाद साहब ने उनको धमकियां दी हैं या किसी और शख्स ने, किसी पोलिटिकल पार्टी के लीडर ने दी हैं, तो गलत किया है, उसको भी कंडेम करना चाहिए। उसको कंडेम करता हूँ। आज मैं मरियम और साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था
अच्छा नासिर साहब, आप किस बात के ऊपर इख्तलाफ रख रहे हैं? फवाद चौधरी के बयान के ऊपर गिरफ्तारी की, या फिर जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया गिरफ्तारी के लिए उसके ऊपर? मैं तरीकाकार की बात कर रहा हूँ। देखिए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हाजिर सर्विस का काम ही नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करवा दे किसी भी पोलिटिकल लीडर के खिलाफ। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पाकिस्तान में हर काम पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अजीबोगरीब काम हो जाते हैं। अब देखें, एक दिक्कत इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं और मुख्य मीडिया स्क्रीन पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी गई हैं। वो भाई किस हालात में, किस पेश नजर में आप लिस्टें तैयार कर रहे हो? असल में हुआ ये है कि जब निगरान हुकूमत आई है तो निगरान हुकूमत ने अब ये कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती भी है कि जब वो हुकूमत छोड़ के चले गए, हुकूमत को डिसॉल्व। नासिर साहब, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सियासी रुख की जानिब हम बाद में जाएंगे। जो मेरा लीगली आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बात की कि जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया इससे इख्तलाफ है, लेकिन जो बात की गई वो काबिले सजा, काबिले गिरफ्त तो बनती है ना? बिल्कुल। अगर उस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि हम आपके बच्चों को, जैसे कंटेंट्स ऑफ एफआईआर है अगेंस्ट दी फवाद साहब की, अगर उसमें ये कहा जाता है और उन्होंने कहा हो, तो फिर जाहिर बात है ट्रायल चलता है। पहले तो जमानतें होती हैं, उसके बाद ट्रायल चलता है। ट्रायल में साबित हो गया तो सजा भी हो सकती है, क्योंकि अदलिया आजाद है, अदालतें आजाद हैं और अदालतों ने अपने काम करने। तो सर, ये जो दफात लगी हैं, जो दफात शामिल की गई हैं एफआईआर में, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि यही बनती हैं? 153A है, 124A है, बाकी 505 और 506 है। बकिया दफात है वो तो चले शामिल हो गई हैं कि धमकियां दी गई, फलां किया गया, फलां किया गया। इख्तलाफ 124 के ऊपर है। हमजा साहब, जो गद्दारी का मुकदमा है वो नहीं बनता। गद्दारी का मुकदमा तो ये बनता है कि हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। गद्दारी और सेडिशन में थोड़ा सा फर्क है। ये बगावत है, बगावत है हुकूमती इदारों के अहकामात के ऊपर, और गद्दारी थोड़ा और जुमरे में। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बगावत का मुकदमा कहाँ बनता है, आप मुझे बताएं। किस चीज से बगावत कर बैठा है फवाद चौधरी? मैं सिर्फ ये सवाल करूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाहिद शख्स हूँ जो बेइंतहा तनकीद करता हूँ। मैंने रात के एक प्रोग्राम में भी इतनी तनकीद की है कि आप सर, एक लीगल ड्यू प्रोसेस के जरिए उस शख्स ने कौन सी बगावत की? देखिए नासिर साहब, एक ड्यू प्रोसेस के जरिए, एक लीगल फ्रेमवर्क के जरिए निगरान वजीर आला का इंतखाब हुआ, और उसके ऊपर आप जाके इदारों को धमकियां देते हैं, तो ये बात तो उस जुमरे में आती है ना? देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात की ना, मैंने उसको कंडेम कर दिया। अब आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है कि वजीर आला को जब तैनात किया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक फैसला इलेक्शन कमीशन का भी। अगर फवाद साहब ने इसके हवाले से बात की या पीटीआई इसके हवाले से रजिस्ट कर रही है, तो वो थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत है, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात करें, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब की, तो वो आईनी तौर पर दुरुस्त फैसला होगा। जब कंसेंसस डेवलप नहीं होगा चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, तो फिर आईने पाकिस्तान के मुताबिक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में होगा, और उसने वो बिल्कुल ड्यू प्रोसेस के जरिए किया। करने की बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ, वो गलत कर रहे हैं। वो तो मैं भी कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या देख रहे हैं? फोर्सी क्या कर रहे हैं? जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला गया, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, फवाद चौधरी को फौरी तौर पर पेश किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको पेश करने से माजरत कर ली। इसके ऊपर आपका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू? बड़ा वेलकम बैक नाजरीन। रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो मीडिया टॉक कर रहे थे, और बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि इलेक्शन करवाए जाएं, बंद कमरों के पीछे फ़ैसले ना किए जाएं, रेड लाइंस ना लगाई जाएं। हमारा मुतालबा ये भी है कि फवाद चौधरी के ऊपर अदालत ने अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पर उनको अदालत में तलब किया जाए, उनको पेश किया जाए। तो इस्लामाबाद पुलिस ने तौहीन अदालत करते हुए उनके तमाम अहकामात को धज्जियाँ जो है बिखेर दी हैं अदालत के अहकामात की, और उनको पेश नहीं किया। बारहा उनको पहुँचाया गया ये पैगाम कि अदालत उनको तलब कर रही है। नासिर अजीम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फ़ारूक हबीब की भी, और ये कंटेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या कहते हैं सर, फ़ारूक हबीब साहब की बात जायज़ है? किस तरीके से आगे कानूनी कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से? कि ये अभी फारूक साहब ने ये बात कर दी है। फारूक साहब ने और उनकी पार्टी ने पहले तो ये गलती कर दी, जज्बात में आके कि असम्बलीज को तहलील कर दिया।
सेकंड बात ये है कि वो ये समझते थे कि फिल फॉर इलेक्शंस हो जाएंगे, तहरीक लेकिन जो इंसाफ को था हालात ना कि पैदा पूरा होंगे, सिस्टम याद शेक हो जाएगा, रखिएगा, ऑप्शन कोई इलेक्शन नहीं तो बचेगा, अक्टूबर में हम भी ऐसा होते नजर बहरान नहीं पैदा आते। करेंगे। सर तहरीक इंसाफ को तो यही था ना कि असम्बलियां डिसॉल्व करने के बाद एक बहरान पैदा होगा, हुकूमत नहीं संभाल पाएगी, तो हम इलेक्शंस की तरफ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरान पैदा होता है तो आइन में ये बात मौजूद है कि वफाक की पार्लियामेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती कर दी है। सेकंड बात ये कर रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म है कि फवाद साहब को पेश करें। अब बात यह है कि जो पुलिस ने राहदारी रिमांड लिया और इस्लामाबाद पेश करने के लिए ला रहे हैं, तो राहदारी रिमांड ले लिया गया है लाहौर की मुतलका अदालत से। बिल्कुल। आप इस्लामाबाद को उन्हें पेश करेंगे कल या आज शाम को। वैसे सुनने में तो आ रहा है कि आज शाम को मजिस्ट्रेट साहब फिल वक्त तो कोर्ट में मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन कानून तो इजाजत देता है ना, जहां पर भी मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल होंगे वहां पर जाके जो है उनको कार्रवाई। राहदारी रिमांड तो ले लिया गया है, अब आगे फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो इस्लामाबाद में होगा। हाँ, मैंने एक ऑर्डर अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि उसमें ये कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब दोनों को तलब कर लिया गया है और वो दोनों अपनी कैपेसिटी में पेश होने बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट ने ये तलब कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस उन्होंने करनी है आईजी। तो सर ये क्या मामला जुरिस्डिक्शन का मामला है? इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ से आके गिरफ्तार किया या पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, एफआईआर जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज होती है, इस हवाले से जुरिस्डिक्शन के मामले को लेकर कुछ कंट्रास्ट है? देखिए बात इसी तरह है, जुरिस्डिक्शन का मामला ऐसे आ जाता है हमजा साहब कि जब आप किसी दूसरे शहर से गिरफ्तार, देखिए पर्चा दर्ज हुआ कोसार इस्लामाबाद, थाना कोसार इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज होती है। इस्लामाबाद की टीम, हमराई टीम लाहौर पुलिस के जाती है, फवाद साहब को गिरफ्तार करती है। अब तरीकाकार ये होता है कि आपने उस इलाके की कंसर्न अदालत से राहदारी रिमांड लेना होता है। राहदारी रिमांड लेकर आप फिर इस्लामाबाद की तरफ लेके आते हैं मुलजिम को। जब मुलजिम को यहाँ लाया जा रहा है और अगर शाम को 6-7 बजे लाते हैं तो फिर उनको रात को सार खाने में रखा जा सकता है और सुबह बिल्कुल सर, वो तो जुरिस्डिक्शन का मामला है। बिल्कुल सर। नासिर साहब मुझे ब्रेक पर जाना है सर। जी जी नासिर साहब मुझे ब्रेक पर जाना है। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन पाकिस्तान की सियासत के इस बेहंगम शोर में एक और जो है बहरान बर्पा होने वाला है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। जिस तरह हमने अपनी सांसें तक गिरवी रखने का आईएमएफ को एक इंदिया दे दिया है, एक वादा कर लिया है, और आईएमएफ जिस तरह कहेगा हम उसी तरह मनो अन तस्लीम करते जा रहे हैं। अब तकरीबन आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली के साथ एक मिनी बजट लागू किया जाएगा और मिनी बजट में तकरीबन 70 अरब रुपए की टैक्स छूट जो आवाम को पहले मुयस्सर है वो उसके ऊपर से ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी बढ़ाए जाने का इम्कान है जो नॉन फाइलर्स हैं। इसके अलावा गैस की कीमत और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है आईएमएफ को, और आईएमएफ इस पर भी मुतालबा कर चुका है कि बिजली पर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए जो है वो जानी चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों में जिस तरह डेली पाकिस्तानी अवाम को जकड़ा जा रहा है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, पूरी एक सनसनी मची हुई है मार्केट के अंदर भी, पाकिस्तान की मौशी हालत के अंदर भी, और ये जिस तरह तमाम सिनारियों के अंदर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अरूज पर है, जिसके साथ पैरेलल चलती हुई मौशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को कायल नहीं है, सनतकार जो हैं वो रो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आइंदा पाकिस्तान की मईशत का क्या लाहा अमल होगा, क्या डायरेक्शन होगी, बेहतरी होगी, ख़राबी होगी, इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, बाकी मजीद कॉन्टेंट्स भी आप जानते हैं। अब मिनी बजट आने के बाद कुछ मईशत की हालत बेहतर होगी या बस ये उसको एक वक्ती तौर पर रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद फिर से हम एक नए बहरान की जानिब बढ़ जाएंगे? शुक्रिया। देखें, मईशत की हालत बेहतर नहीं होगी, हुकूमत की हालत शायद बेहतर हो जाए क्योंकि उनको और पैसे आ जाएंगे और उससे वो नई गाड़ियां खरीदेंगे और बहुत कुछ काम कर देंगे। मगर मईशत जो है महंगाई में नहीं चला करती। आज के जो इंटरेस्ट रेट है वो 17% पे चले गए। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। आप जब नए टैक्स लगाएंगे
वो लोगों पे लगेंगे तो उनके पास कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, वो कारोबारी लोगों पे लगेंगे तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी और बढ़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि ये सारा इसलिए होगा ताकि जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको आसानी हो जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो भूखे मर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब आईएमएफ का नहीं है। इन अ वे हमें अपनी सॉवरेनिटी दिखानी चाहिए, और हमें जहाँ जहाँ सरमायाकारी करनी है वहाँ टैक्स छूट देनी चाहिए, और जहाँ जहाँ एफिशिएंसीज है वहाँ हमें टैक्स लगाने चाहिए। सर आपने सॉवरेनिटी की बात की है। सॉवरेनिटी तो पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा जो है शेक हो चुकी है, और बहुत से मामलात के अंदर उसको पहले गिव एंड टेक वाले मामलात के तहत उसको चलाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आईएमएफ को ना तो नहीं की जा सकती ना सर, उसके इंडिया पे मिनी बजट लाने तो हमें लाना ही पड़ेगा। आईएमएफ के अलावा हमें कोई भी इस वेंटिलेटर से ना उतार सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में बटन है। तो क्या अब आईएमएफ को ना तो नहीं कर सकते, कोई दरमियाना रास्ता है कि आईएमएफ को भी मना लिया जाए किसी तरीके से और अपने मामलात को भी बेहतर रखा जा सके? यही है कि आप अपनी हुकूमतों को छोटा करें, 70 जो मिनिस्टर रखे हुए हैं उनमें से आधे खत्म करें, उनके जो लिए हुए मराते हैं वो खत्म करें, तो आपका बजट डिफिसिट ठीक हो जाता है। इसी तरह आप जो ये डॉलर की स्मगलिंग है और डॉलर का जो सट्टेबाजी है इसको खत्म करें, अपनी रेट कायम करें, तो चीजें खुद ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अपने मुल्क के बच्चों को तालीम दें, तालीम ना दीजिए अपने बच्चों को, आप अपनी नहरें जो है बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कैफ साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। बातें तो आप बिल्कुल बजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को कुफायत शायरी की जानब जाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। आप पहले भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पकड़न पकड़ाई का खेल जारी है और तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को बस किसी तरीके से नीचे लगाने में लगी हैं। पॉलिसी और फ्रेमवर्क के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा। इन तमाम चीज़ों में अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम एक और बोझ बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। मिनी बजट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत का इंतखाबात की तरफ जाने का कोई भी फिलहाल इरादा नहीं है और उसको डिरेल करेगी। क्या मौशी इमरजेंसी नाफिज होगी? मौशी इमरजेंसी को लेकर इंतखाबात को आगे किया जाएगा। आइन में इसकी भी गुंजाइश मौजूद है कि 1 साल डिरेल किए जा सकते हैं, लेट किया जा सकता है इंतखाबात के सिलसिले को, अगर इस तरह की कोई हंगामी सिचुएशन हो जाती है या तमाम चीज़ों के ऊपर कोई IMF हमें किसी और मज़ीद शराइत में फंसाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कहीं गिरवी रखना शुरू कर देंगे। पहले भी हम तकरीबन काफ़ी चीज़ों को रख चुके हैं। और अब बात यह है कि सोवरेनिटी पाकिस्तान की, हम कहते तो हैं सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये है, लेकिन सबसे ऊपर कंप्रोमाइज़ हमने इसी चीज़ के ऊपर कर दिया है कि कोई हमें डिक्टेट कर रहा है और सोवरेनिटी को हमने शेक कर दिया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।